हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट क्या होता है और फिर उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है वो हम लोग सीखे थे। आज भी हम लोग एक एक्सपेंशन का ही कंसेप्ट सीखते हैं जिसका नाम है सारस रूल ऑफ एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन से क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन काफी हद तक इजी हो जाता है, लेकिन इस कंसेप्ट का यूज आप बोर्ड वाले एग्जाम्स में नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग यूज सिर्फ करेंगे फॉर आईआईटी या और भी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं ये बताना सबको चाहूंगा, ये बोर्ड वाले बच्चे भी इसको सीखेंगे अच्छे से। इससे फायदा आपको ये होगा कि जो 3x3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का हम लोग एक्सपेंशन करते थे, जो हमारा लेंथी प्रोसेस था, तो अगर मान लीजिए कभी आपको जरूरत पड़ता है, कहीं पे एप्लीकेशन यूज होता है, तो इससे आप थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, यानी उतना मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, आप सीखें, लेकिन बोर्ड वाले एग्जाम्स में इसको जहां पे कैलकुलेशन के व्यू से डिटरमिनेंट का यूज हो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा मेथड है, काफी बेहतरीन है, जिससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो कि आप प्रीवियस मेथड से अगर करें तो वो काफी लेंदी होंगे, वो इस मेथड से काफी आसानी से हो जाएंगे आपसे। तो हम लोग देखते हैं पहले ये होता क्या है। चलिए हम लोग 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट से ही इसको यूज करते हैं, उसी को यूज करके पहले सीखते हैं। कंसीडर हम करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये डिटरमिनेंट हमारा। तो सारा रूल का एक्सपेंशन जो 2x2 के लिए है वो बिल्कुल उसी तरह से है जो हम लोग पहले किए हुए हैं। आपको ध्यान रखना है, देखिए एक इस तरह के लाइंस को और दूसरा आपको ध्यान रखना है इस तरह के लाइंस को। जब हम लोग इस तरह का लाइन यूज करेंगे डिटरमिनेंट में तो इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जब ऐसा हम लोग यूज करते हैं इस तरह का लाइन तो इसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। ध्यान से सीखिएगा। तो ये लाइन, तो हम लोग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, एडी, और फिर माइनस होगा, इसको हम लोग माइनस में कंसीडर करेंगे, निगेटिव में, और ये हो जाएगा हमारा बीसी। तो एडी माइनस बीसी, जो कि आप पहले भी सीख चुके हैं, ये बिल्कुल वही है जो आप पहले सीखे हो, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग 3x3 को कंसीडर करते हैं, और ध्यान से सीखिएगा कि 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सारस रूल से कैसे एक्सपेंड किया जाता है, और वो आपको थोड़ा आसान भी लगेगा। देखिए, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये है। देखिए, और इसका हम वैल्यू लिखना चाहते हैं डायरेक्ट सारा रूल का यूज करके। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, और कंसीडर कैसे करना है, पॉजिटिव, और अगर इस तरह से हम लोग आएंगे तो उसको कंसीडर करना है नेगेटिव। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले आपको ये जो प्रिंसिपल डायगोनल जिसको हम लोग बोलते थे लीडिंग डायगोनल, उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 b2 c3, a1 b2 c3 तीनों मल्टीप्लाई कर दिए हम। इस तरह की जितने भी लाइंस बनेंगी वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पॉजिटिव में रहेंगे, और इस तरह का जितना भी बनेगा वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव में रहेगा। तो ये हो गया आपका a1 b2 c3 प्लस, आगे देखिएगा, और हमको इस तरह का लाइन देखना है। तो इस तरह का लाइन और क्या बनेगा, a2 b3, ये छोटा लाइन बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे b1 c2। तो पहले अगर आप लिखना चाहते हैं a2 b3 को, तो लिखेंगे आप प्लस में a2 b3, और a2 b3 के साथ आप उस एलिमेंट को लिखेंगे जो इधर बच रहा था मल्टीप्लिकेशन में। तो a2 b3 c1, तो यहां आप लिखेंगे c1 प्लस, फिर यहां पे एक इस तरह की लाइंस बन रही थी तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो b1
C2 और इनके साथ मल्टीप्लाई में किसको लिखेंगे, जो इधर बच रहा है A3, यानी B1 C2 A3। ठीक है, इस तरह की जितने भी लाइंस बन सकती थी उनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिख लिए और सबको प्लस के साथ लिख दिया। और अब माइनस हमको करना है इस तरह की लाइंस। तो आप देखिए, पहले तो यही होगा A3 B2 C1, तो माइनस में लिखेंगे A3 B2 C1, फिर माइनस। हमको इस तरह की लाइंस ढूंढनी है, तो अगर ये दोनों होगी B3 C2, तो इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप, A1 B3 C2 और फिर माइनस एक इस तरह की लाइन यहां पर आपको मिलेगी A2 B1 और A2 B1 के साथ मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, C3, तो ये हो गया A2 B1 C3। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब ध्यान से देखिए, हम फिर से, हो सकता है ये चूंकि पहली बार आप सीख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा टफ भी लगेगा कि सर इससे बेहतर तो वही था, लेकिन इसका यूज जब आप देखेंगे प्रॉब्लम्स में तब आपको समझ में आएगा कि इससे कितना ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। अभी थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि हम ABC A1 B1 ये सब यूज किए, तो थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, तो इसलिए पहले आप इसको ध्यान से सीखिए। हम क्या बताएं, इस तरह की लाइंस को पॉजिटिव कंसीडर करना है और इस तरह की लाइंस को नेगेटिव कंसीडर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, जब वैल्यू लिखेंगे तो पहले इसको हम लोग ले लिए A1 B2 C3, ये हो गया A1 B2 C3। फिर अब इस तरह की लाइन से यहां बनेगी और एक यहां बनेगी, तो यहां जो इस तरह की लाइंस बनेगी A2 B3, उसके साथ उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है जो इधर बच रहा था, तो A2 B3 C1 और फिर B1 C2, यहां पे जो बचेगा B3 A3, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो B1 C2 A3। इस तरह की तीन ही लाइंस बन सकती है, एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी और एक यहां बनेगी। तीनों में क्लियर है। और फिर आपको इस तरह की लाइंस भी तीन बनेगी, तो उनको माइनस में आपको लिखना है। कैसे, A3 B2 C1 पहला हो गया, फिर एक इस तरह का ये बनेगा तो उसके साथ A1 मल्टीप्लाई होगा, तो A1 B3 C2, और फिर इस तरह की एक लाइंस और आपको कहां बनेगी, तो यहां बनेगी B1 C2, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको A3। सॉरी, ये तो हो चुका था, हम लोग ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसके साथ ये, यहां A2 B1 के साथ C3 हो जाएगा। क्लियर है। प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको ज्यादा थोड़ा क्लियर होगा ये, इसको पहले आप ध्यान से इसको सीखें। देखिए, तो हम लोग इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, सारा रूल का यूज करते हैं जो हम लोग अभी सीखे हुए थे। तो यहां से पहले हम लोग एक बार इसको जैसे सीखे हुए हैं उस तरह से एक्सपेंड करके जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमारा यहाँ पर मेन काम है सारा रूल को सीखना। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा 3 और फिर ये लाइन और ये लाइन आप छोड़ेंगे, बचेगा 1 - 2 3 1, फिर माइनस होता है लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये कॉलम और ये रो हम लोग छोड़ देंगे, 1 - 2 2 1 और फिर प्लस का 5, ये लाइन और ये लाइन हम लोग छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 1 2 3। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और ये प्लस का 4, 1 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और ये प्लस 5, ये हो जाएगा 3 - 2। तो ये देखिए कितना हो गया 7 × 3 21, ये हो गया 5 × 4 20 और ये हो गया 5। तो आपको आंसर इसका कितना आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर 46। तो हम लोग ऐसा पहले निकाल लें जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीखे हुए थे, तो इसका आंसर 46 आ रहा है, यहां हम लोग लिख लेते हैं। और अब हम लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं सारा रूल से। तो आप जरा देखिएगा ध्यान से, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए सारा रूल अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे अभी हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका कितना बड़ा यूज है और इससे क्वेश्चंस को कितना जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, जहां पर इस मेथड से करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बोर्ड वाले पर्पस में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आप कहीं पे अगर जरूरत पड़े तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसको ध्यान रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप याद ही नहीं रख सकते। ठीक है ना, देखिए तो इसको हम लोग
वैल्यू निकाला जाए इसका। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस तरह वाले लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 3, प्लस यहां देखिए 1 इंटू 3 और इसमें मल्टीप्लाई कौन होगा 5, तो 1 इंटू 3 3 हो गया, 3 इंटू 5 15, फिर प्लस -4 इंटू -2 8 और 8 में मल्टीप्लाई होगा 2, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। फिर अब हम लोग क्या करेंगे माइनस, अब इस वाले लाइंस को हम लोग माइनस करके लिखेंगे। तो 5 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 10। फिर आप देखिए इस तरह की लाइंस, तो यहां 3 इंटू -2 -6 और -6 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा -18 हो गया। और फिर यहां देखिए -4 सॉरी माइनस होता है तो यहां पर ऑलरेडी माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहां आप देखिए -4 इंटू 1 -4 और -4 में फिर से मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा 1, तो -4 लेकिन माइनस होता है तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस का 4। एक बार आप फिर से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, हम लोग क्या किए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह की लाइंस को, तो 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया 3। फिर हम लोग जब इसको कर लिए तो यहां पे करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 15 प्लस -4 इंटू -2 8 प्लस का 8 इंटू 2 16, फिर माइनस इधर से करेंगे 5 इंटू 1 इंटू 2 क्या हो गया 10। फिर यहां पर हम लोग करेंगे -2 इंटू 3 कितना हो गया ये माइनस का 6 और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई तो -18, तो हम लिखते हैं माइनस है यहां पर, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस होकर के 18 हो जाएगा। और फिर यहां पर लास्ट वाला हम लोग कैसे करेंगे, तो -4 इंटू 1 -4 और -4 इंटू 1 फिर से -4 और माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 15 और 3 18, 18 और 18 36, 36 और 20 56 और ये रहेगा माइनस का 10, तो आपका आंसर क्या आ गया 46, जो कि हमारा प्रीवियस आंसर के इक्वल है। समझ रहे हैं आप? हाँ, इसको आप करिएगा ना, देखिए आप देखिएगा तो सिर्फ नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर आप इसको सीखे, आप अभी रोक दीजिए कॉपी को, आप पेज पलट लीजिए और आप इसी क्वेश्चंस को या किसी और क्वेश्चन को जिसको आप एक्सपेंशन वाले प्रीवियस मेथड से किए हुए हैं आप करके देखिए, आपको काफी मजा आएगा अगर आप इसको सीख जाएंगे तो। इसका एप्लीकेशन काफी कमाल का होता है, बहुत जल्दी आपको ये सिखा देगा एक्सपेंड करना और आंसर निकालना। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा, जब आप खुद से करेंगे तो आपको इतना समझाना नहीं पड़ेगा, बोला आप डायरेक्ट लिखेंगे और बस जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सारा शुरू से इसका वैल्यू निकालते हैं। पहले हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि आपको आंसर इसका पता रहे। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे 0 -5 5 0। देखिए अभी मैं 2/2 का लिख रहा हूं, जब आप सीखने लगेंगे ना तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन बच्चे को कितना ज्यादा समझ में आया है। इस लाइन को और इस लाइन को हम लोग छोड़ देंगे तो बचेगा -3 -5 2 0 और फिर माइनस का 2, इसको और इसको छोड़ेंगे -3 0 2 5। चलिए एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं। 1 हम लोग ले लिए, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 0 -5 5 0 0 -5 5 0, माइनस का 3 होता है, इसको हटाएंगे -3 -5 2 0 -3 -5 2 0, फिर माइनस का 2 क्योंकि माइनस था प्लस होता है लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे -3 0 2 5 -3 0 2 5। हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना आ जाएगा 1 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 25 हो जाएगा, ये -3 तो ये हो गया कितना बताइए 0 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10 और ये -2, ये कितना हो गया -15 -0, ये आप देखिए तो हो गया 25, ये कितना हो गया माइनस का 30 और ये कितना हो गया प्लस का 30। ठीक है ना, तो -30 + 30 हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब हम लोग इसको सारा रूल से करके देखते हैं कि कितना जल्दी हम लोग कर पाते हैं या सही आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं।
ज्यादा जो एप्लीकेशन है सारा सुनूल का, डिजिट वाले में आपको लग सकता है कि सर समय उतना ही लग रहा है जितना कि हमको उस तरह के जो हमारा प्रीवियस था एक्सपेंशन उतना ही समय लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पर कुछ डाटा रहेगा तब आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा, जो कांस्टेंट नहीं रहेंगे डाटा। हम लोग करेंगे उसको, उस क्वेश्चन को भी देखिए आप। तो इसका आंसर अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले बताइए 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, प्लस -3 इंटू 5 कितना हो गया -15, और ये -2 तो 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 30 हम लोग लिखते हैं। यहां देखिए 3 इंटू -5 -15 और ये 2 से तो -30, तो यहां हम लोग -30 कर दिए। और अब माइनस करेंगे इधर से, देखिए -2 इंटू 0 इंटू 2 तो ये तो पूरा 0 हो गया, फिर माइनस होता है ये -5 इंटू 5 माइनस का 25 और इंटू 1 तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन माइनस आ रहा है और माइनस होता है इसलिए प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब ये बचा 0 से मल्टीप्लाई होगा तब तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां आप देखिए कैंसिल, आंसर आपका आ गया 25, ठीक है ना। तो यहां देखिए सारा सोल्व, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में किए हुए थे। और इसके डिटरमिनेंट निकालने से पहले हम आपको एक चीज भी बताए थे इसके बारे में कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर ये एक मैट्रिक्स होता तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का होगा तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसका आंसर हम लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या है 0 है। और अब हम लोग सारा रूल से इसके आंसर को लिखते हैं। चलिए देखिए 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, ये वाली लाइन हम लोग पहले लेके चल रहे हैं। यहां देखिए माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो रह ही जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब इसको करने के बाद इसको करेंगे साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, लेकिन प्लस में लिखेंगे, इसमें कहीं माइनस नहीं है, तो हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। इस तरह की तीनों ही लाइंस तो हम लोग कर लिए। अब माइनस करेंगे तो माइनस में देखिए पहले इनको आप करेंगे तो 0 पड़ रहा है बीच में, सब 0, आगे इसको करेंगे और फिर 0 से करेंगे तो फिर क्या हो गया बच्चे 0, इसको करेंगे फिर से 0 से करेंगे तो 0, और ये भी दोनों आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल गया 0। मैं समझा रहा हूं, अगर आप उसको डायरेक्ट बनाएंगे तो थोड़ा समय लगता था, लेकिन ऐसे आप तुरंत कर सकते हैं इसको। बढ़ते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, देखिएगा ध्यान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको इवैल्यूएट करना है। हम लोग सारा रूल से ही करेंगे आज, हम लोग अभी सारा रूल का ही एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ये खत्म होगा कुछ और क्वेश्चंस करने के बाद, तब हम लोग सीखेंगे डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में, जहां से क्वेश्चंस आने का चांस ज्यादा होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉपर्टीज से, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, इसका वैल्यू लिखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके खुद से करें, और जब आपसे हो जाए तो फिर आप आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखिए आप कर लीजिए, मैं बता रहा हूं। पहले क्या होगा देखिए a इंटू सी इंटू बी, एबीसी होगा ना, एबीसी यहां, फिर यहां ए बी, फिर यहां करेंगे तो सी, एबीसी प्लस में, और फिर यहां ए बी और सी, यानी एबीसी प्लस एबीसी प्लस एबीसी, तो क्या हो गया ये 3 टाइम्स एबीसी, फिर माइनस, इन तीनों को हम लोग कर चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए सी क्यूब माइनस में, फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे करेंगे तो ये 3 बार ए हो जाएगा तो ए क्यूब, और फिर माइनस 2b और एक यहां भी तो 3b, तो फिर से b क्यूब, यानी इसका एक्सपेंशन क्या आया 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसके एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन भी हम लोग किए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से ये हो गया, जबकि हमको अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ा सा उससे ज्यादा समय तो लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा
एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये एक क्वेश्चन करते हैं जो पिछले दिन वाले मेथड से अगर आप करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि इफ e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये जो फॉर्म है, जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर में यूलर्स फॉर्म नहीं जानते होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत क्या, बस ये समझने में दिक्कत होगा। बाकी आप ऐसा मान लो कि e टू द पावर i थीटा, जो नहीं भी जानते हैं, e टू द पावर i थीटा इक्वल टू इतना होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और तब आपको इसका वैल्यू बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। 1 e टू द पावर i पाई बाई 3, e टू द पावर i पाई बाई 4, फिर यहां e टू द पावर माइनस i पाई बाई 3, यहां 1 e टू द पावर i 2 पाई बाई 3, यहां माइनस i पाई बाई 4, यहां माइनस 2 पाई बाई 3 और 1। हाँ, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर लगता है ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। बस इन एलिमेंट्स को निगेटिव आपको लग रहा होगा, वो भी पावर में निगेटिव है, ठीक है ना, और यहाँ जीरो भी नहीं है, तो ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग इसको इवैल्यूएट करें। तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा बच्चे 1, फिर आप देखिए प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहां है माइनस i पाई बाई 3, यहां माइनस i छूट गया, यहां i 2 पाई बाई 3 और यहां e टू द पावर i पाई बाई 4। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स सबके ऐड हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि e टू द पावर i तीनों में है कॉमन आ जाएगा, पावर को ऐड कर दिया जाए, माइनस पाई बाई 3 प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 4। ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं, एक ही बार नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग पूरा लिख रहे हैं। चलिए इन दोनों को इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन दोनों को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप, e टू द पावर i कॉमन, पावर्स ऐड, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 और फिर यहां है माइनस पाई बाई 4। इस तरह के तीनों ही लाइंस जो बनेंगे हम लोग उनका मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आप इधर देखिए माइनस, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 1 है, ये देखिए e टू द पावर i पाई बाई 4 और ये है माइनस i पाई बाई 4। तो पावर्स क्या हो जाएंगे, e टू द पावर 0 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, क्योंकि ये तो 1 ही है, इन दोनों का पावर एक दूसरे का निगेटिव है, तो जब आप जोड़ेंगे i कॉमन लेकर के तो पाई बाई 4 और ये माइनस पाई बाई 4, तो पावर हो जाएगा e का पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तब तक के लिए आगे आप देखिए फिर से माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के साथ, तो फिर से आप देखिए क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर 0 1 और यहां भी वही है, तो यहां भी इस बार भी हो जाएगा e टू द पावर 0। और फिर हम लोग अगर माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वाले के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ होगा, तो ये भी हो जाएगा e टू द पावर 0। तो देखिए अब कितना आ गया 1 प्लस e टू द पावर, ये देखिए माइनस पाई बाई 3 और माइनस 2 पाई बाई 3, कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 3, यानी कि माइनस पाई और प्लस पाई बाई 4, यही ना बचेगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। तो बिल्कुल अब ध्यान से कैलकुलेशन हड़बड़ा के नहीं, तो माइनस 4 पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4। तो यहां है e टू द पावर माइनस i 3 पाई बाई 4 प्लस, यहां देखते हैं तो ये कितना हो गया पाई और पाई माइनस पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो यहां हो गया i 3 पाई बाई 4 और यहां -1 -1 -1। अब एक -1 तो हम लोग इस 1 के साथ काट ही सकते हैं, बस अब बचा इनको सॉल्व करना। तो जरा आप ध्यान से देखिए कि दिया हुआ था कि e टू द पावर i थीटा को आप इतना लिख सकते हैं,
तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए, उसी कंसेप्ट से इसको हम लोग लिख सकते हैं cos -3π/4 प्लस I sin -3π/4, ठीक है ना, प्लस इसी कंसेप्ट से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि cos 3π/4 प्लस I sin 3π/4, और ये कितना हो गया -2। अब आप देखिए तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही नीचे दिख रहा है, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही हो जाता है, तो cos और 3π/4 का मतलब हो गया 135 डिग्री, तो cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/√2। और यहां देखिए आप, यहां से ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव, तो इस साइन वाले क्वांटिटी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और cos 3π/4 तो फिर से उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/√2, और वो हो जाएगा -2, तो ये हो गया -2/√2 -2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 इसको हम पहले लिख दिए और ये कैंसिल आप कर देंगे तो -√2, ये आपका आंसर होगा -2 -√2। अब इसी क्वेश्चंस को अगर आप प्रीवियस वाले मेथड से करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तब तक बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप जरा ध्यान से देखिए कि इफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा -1, लैम्डा +3, लैम्डा +1, -2 लैम्डा, लैम्डा -4, लैम्डा -3, लैम्डा +4, 3 लैम्डा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है p लैम्डा टू द पावर 4 प्लस q लैम्डा क्यूब प्लस r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t बी आइडेंटिटी इन लैम्डा। ये एक आइडेंटिटी है लैम्डा में जहां p q r s और t वो सारे कांस्टेंट हैं, तब आपसे t की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। तो अगर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाना, कम समय में बनाना हो तो जो हमारा पहला मेथड जो था डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन का, उससे ये जल्दी होने वाला नहीं है। तो क्या करें, सारा शुरू से देखते हैं कि ये जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो बस देखिए एक ही बार में हम लोग इसको बात करते हैं, पूरा मैं फिर से क्वेश्चन नहीं लिख रहा। आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है टी का। एक बात तो क्लियर है, यहां पर आपको भी समझ में आ रहा होगा कि टी उसी वैल्यू के इक्वल होगा जिसमें लेम्डा का टर्म्स नहीं रहे, क्योंकि टी अकेला है, टी के साथ लेम्डा नहीं है। तो इनको एक्सपैंड करने पे जिस टर्म में लेम्डा नहीं आएगा उसी की वैल्यू टी के इक्वल होगी। क्लियर है इतना बात। तो अब हम लोग सिर्फ अगर टी का वैल्यू चाहते हैं तो इसके एक्सपेंशन में सिर्फ वो टर्म हम चाहते हैं जिसमें लेम्डा नहीं आए, ठीक है ना। तो बस हम लोग उसी को, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा एक भी टर्म आपको नहीं मिलेगा जिसमें लेम्डा नहीं आएगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे टी चाहिए और मैं उस टर्म को ढूंढ रहा हूं जिसमें लेम्डा नहीं आए। इसमें लेम्डा आएगा, काम खत्म। दूसरा देखिए, इसको और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा लेम्डा आएगा ही, आएगा नहीं आएगा। अगर आपको देखिए डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोचिए, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, लास्ट में ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे 1 into 4 into 3,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे लेमडा इसलिए आएगा क्योंकि इनमें तो कांस्टेंट टर्म्स था ही नहीं, लेकिन इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो है, और वो कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, तो 1 into 4 into 3 यानी कि 12 प्लस आगे इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर से आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म -12, ये -1 into -4 into -3 -12। तो इस तरह की तीनों ही लाइंस को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, माइनस ऐसे करते हैं। और देखिए अगर बीच में 2 लैम्डा आ गया तो ये ऐसा एक भी टर्म रहने ही नहीं देगा जो कांस्टेंट होगा, आप करके भी देख सकते हैं। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इनको इसके साथ जब आप करेंगे तो फिर से लैम्डा रह ही जाएगा हर एक टर्म में, और इसको जब आप 3 लैम्डा से करेंगे तो लैम्डा रह जाएगा, यानी ऐसा एक भी टर्म आपको नहीं मिलेगा जिसमें लैम्डा नहीं होगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो उधर t के इक्वल होगा, तो t की वैल्यू निकल गई 0। अगर इसी को आप पूरा एक्सपेंड करने जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय लगेगा। एक और तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, कैसे, तो आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्ट किए थे हम लोग, तो उसमें आइडेंटिटी हम लोग सीखे थे। क्वाड्रेटिक तक पहुंचने से पहले ही हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके थे आइडेंटिटी को। कि आइडेंटिटी होता क्या है, आइडेंटिटी वो होता है कि जो सारे वैल्यूज के लिए सही होता है। अगर ये LHS और RHS आइडेंटिटी है लेमडा में, तो लेमडा के सारे वैल्यू के लिए दोनों सही है। तो हम सोचेंगे कि लेमडा का वो कौन सा वैल्यू हम लोग इसमें रखें ताकि हम आसानी से t मिल सके हमको। तो आप देखिए कि लेमडा का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देंगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, हमको t आसानी से मिल सकता है। और लेमडा का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दिए, दोनों तरफ पुट कर दिए 0, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है लेमडा में, और आइडेंटिटी सारे वैल्यूज के लिए सही होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह पे आप 0 रखेंगे तो 0 -1 3, फिर यहां 1 0 -3, और फिर यहां -3, सॉरी 0 रख रहे थे ना हम लोग, तो यहां 4 हो जाएगा। फिर से देख लिया जाए, 0 ये -1 ये 3 ये 1 ये 0 ये -4, 0 रखना है। फिर वहां देखिए आप -3 4 और 0 और इक्वल टू t, ये आपको मिला लेमडा की जगह पे 0 रखने पर। रख सकते हैं, ये नहीं सुनना कि क्यों रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी है, ये सारे वैल्यूज के लिए सही है। तो कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर आप 1 क्यों नहीं रखे, 1 हम इसलिए नहीं रखे बच्चे क्योंकि मुझे t की वैल्यू चाहिए, और 1 रखने पर हमारे पास r s q p सब रहता, तो फिर से हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम लोग ऐसा वैल्यू चूज किए लेमडा के जगह पे रखने के लिए जिससे हमको सिर्फ t मिले, बाकी सारी चीजें दिक्कत करेंगी, इसलिए हम लोग उनको हटा दिए। और इस डिटरमिनेंट को अगर आप देखिएगा तो ये देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो डायरेक्टली आप यहां से लिख सकते हो t = 0। तो एक एक छोटा छोटा बात का बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको ध्यान से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी जो था हमारा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन से हम बनाने जाते तो बहुत लेंदी होता, तो सारा रूल हमको बहुत हेल्प किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में भी आप देखिए, अगर आपको इतना = ये दिया हुआ है और आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है, डायरेक्ट अगर आप एक्सपैंड भी करेंगे तो फिर जो भी आपको मिलेगा उसको इस तरह से रेसिप्रोकल के टर्म्स में लिख पाना इतना आपके लिए आसान नहीं होगा। जब हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग n की वैल्यू निकालने में भी हमको दिक्कत होगी। देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, सोचते हैं थोड़ा कि अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड भी करेंगे और LHS और RHS अगर हमारा इक्वल है, तो एक बात तो क्लियर है ना कि जो डिग्री आप देख रहे हैं वेरिएबल्स की x y z की, वो डिग्री तो दोनों में इक्वल ही होना चाहिए।
तो अगर हम इसको एक्सपैंड भी करते हैं, जैसे इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक टर्म का जो डिग्री हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए n+n+2 + n+3, यानी कि आपको डिग्री क्या होगा टर्म्स का 3n+5। और इधर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्यूबिक आएगा, यानी डिग्री 1 1 1 x y z तीनों का 1 1 1, तो डिग्री तो 1 3 है, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो आरएचएस की डिग्री, तो अगर ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल है तो इसका मतलब है कि इनका डिग्री भी इक्वल होगा, यानी 3n+5 इक्वल होगा किसके, 2 के। तो यहां से अगर हम लोग n निकालें तो n हमारा कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो -3, तो n की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, -1, यानी कि डिग्री जो है हमारा वेरिएबल का वो कितना है, -1। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। तो देखने में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, इसमें बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन थैंक्स टू सारा स्टूडेंट इस तरह का एक दो और क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है ना। वहां से भी आप इस क्वेश्चंस को, मतलब उन क्वेश्चंस को सारा शुरू के कंसेप्ट से भी आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। सारा शुरू पे और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, और नहीं बने तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। देखिए आगे हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। रो और कॉलम को अगर आप आपस में बदल देंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक डिटरमिनेंट ले लें, डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो इसके रो और कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, मतलब ट्रांसपोज ले लिया जाए। इनफैक्ट ट्रांसपोज हम लोग मैट्रिक्स में सीखे हुए हैं कि डेल्टा ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा a1 b1 c1, फिर यहां हो जाएगा a2 b2 c2, और फिर यहां a3 b3 c3। तो आप ये तो जानते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इन दोनों को अगर एक्सपैंड भी करेंगे ना तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, यानी जितना वैल्यू आएगा डेल्टा का उतना ही वैल्यू आएगा डेल्टा ट्रांसपोज का भी, ठीक है ना। इसको हम लोग एक्सपैंड करके आपको मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। आप दोनों को एक्सपैंड करके देख लीजिएगा, वैल्यू सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों इक्वल रहेगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी जो हमको याद रखना है कि अगर हम लोग किसी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में बदल देंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज और कॉलम्स को बदलने का सेंस है कि हम लोग उस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेंगे तो भी डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखिए सेकंड है कि इफ एनी टू रोज या कॉलम, किसी भी दो रो या कॉलम को अगर आप बदल देंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में फर्क आ जाएगा सिर्फ साइन में। पहला क्या था प्रॉपर्टीज कि ट्रांसपोज ले लीजिए, यानी रोज को, सारे रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी क्या है कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन उसका साइन जो होगा वो चेंज कर जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका आप वैल्यू निकालें और 10 आया, फिर आप क्या किए कि इसके दो रो R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिए, तब जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, -10 आएगा। किसी दो रो को आपस में बदलेंगे तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसका निगेटिव आएगा रिजल्ट में, ठीक है। ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी दो रो या कॉलम को अगर बदलेंगे तो फिर फर्क पड़ जाएगा।
जैसे देखिए हम लोग देख लेते हैं, एक हम लोग डिटरमिनेंट ले लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर हम लोग इसी में r1 और r2 को बदल देते हैं आपस में, तो r1 r2 को बदल देंगे तो उसको हम लोग चलिए डेल्टा डैश नाम देंगे। तो डेल्टा डैश a2 b2 c2 a1 b1 c1, r1 की जगह पे r2 को लिख दिया और r2 की जगह पे r1 को लिख दिया। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, मैट्रिक्स में हम लोग ये सब किए हुए हैं, a3 b3 c3। तो डेल्टा का वैल्यू अगर मान लीजिए आया 100 तो डेल्टा डैश का आएगा -100, या डेल्टा का मान लीजिए आया -100 तो डेल्टा डैश का आएगा +100। आप एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं। चलिए ना, इसको हम लोग एक्सपैंड कर दिया जाए, इसको हम एक्सपैंड कर दे रहे हैं पहले रो के एलोंग। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1। तो जब हम लोग b1 को लेंगे तो ये हो जाएगा a2 c3 माइनस a3 c2 और फिर प्लस c1। तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a2 b3 माइनस a3 b2। आप ये तो जानते हैं कि किसी रो या कॉलम के लॉग एक्सपैंड किया जाए तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग सेकेंड रो के लॉग एक्सपैंड कर देते हैं। और आपको साइन स्कीम तो याद ही होगा डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन का, कि होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस हमको यूज करना होगा। तो पहले हम लोग a1 के पहले आ जाएगा माइनस, और तब क्या बचेगा, देखिए ये लाइन और ये लाइन हम लोग छोड़ देंगे तो b2 c2 b3 c3। तो बचेगा b2 c3 माइनस b3 c2। अब देखिए कुछ इसी तरह का आ रहा है, b2 c3 माइनस b3 c2 आ रहा है ना। फिर बीच में कैसा साइन होगा, प्लस का। तो अगर हम लोग b1 लेंगे तो b1 के पहले आ जाएगा प्लस, तो प्लस का b1 और ये रो और ये कॉलम आप छोड़ देंगे और आपको मिलेगा क्या, देखिए a2 c3 माइनस a3 c2, a2 c3 माइनस a3 c2 और फिर प्लस सॉरी माइनस का c1। तो माइनस का c1 अगर आप लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन आप छोड़ देंगे तो बचेगा a2 b3 माइनस a3 b2। अब आप इसमें से सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना तो इसके बराबर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए वैल्यू, जो प्रॉपर्टी कहा जा रहा था वही आ रहा है, ये वेरिएबल लेकर के हम लोग देख भी सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे। पहला कि अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें, यानी सारे रो और रोज को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि जिस तरह से हम यहाँ पर दो रो R2 और R3 को इंटरचेंज किए थे तो वैल्यू तो सेम रह रहा है, बस साइन अपोजिट हो जा रहा है। उसी तरह से दो कॉलम को भी आपस में हम लोग बदलेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में फर्क आ जाएगा, बस किस चीज में फर्क आएगा, तो साइन अपोजिट हो जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, उसके वैल्यू का साइन अपोजिट हो जाएगा, जो भी साइन होगा पहले से। तो दो प्रॉपर्टीज हम लोग समझ चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज आप पढ़िए ध्यान से, थर्ड को हम लोग समझते हैं। तो तीसरे वाले प्रॉपर्टीज में क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी दो रो या कॉलम, किसी डिटरमिनेंट के किसी भी दो रो या कॉलम में अगर एलिमेंट आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब सेम एलिमेंट हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे क्या कहा जा रहा है, देखिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ और फिर है यहां ए बी सी। तो इस डिटरमिनेंट में क्या है कि दो कॉलम के एलिमेंट्स सेम है, दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ ऐसा नहीं, देखिए यहां अगर है ए बी सी, यहां डी ई एफ और यहां ए बी सी ना होकर के यहां इस तरह से बी ए सी, तब वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है ना, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, क्योंकि यहां आप जो देख रहे हैं ना एबीसी और यहां करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वल होना चाहिए, यानी ए है यहां तो यहां ए, बी है तो बी, सी है तो सी। ऐसा नहीं कि सी यहां सी यहां,
बी यहाँ है तो बी यहाँ है, ए यहाँ है तो ए यहाँ है, तब तब वैल्यू 0 नहीं होगा। वैल्यू 0 होने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि आइडेंटिकल यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप समझते ही हैं, ठीक है ना, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर किसी भी दो रो या कॉलम का एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं इसी तरह से, जैसा अभी हम एग्जांपल लिए थे, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उसमें समय देने का जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन ऐसे ही जितने कम देर के वीडियोस में हम ज्यादा से ज्यादा बातें सीख पाए, ठीक है ना। प्रूफ वगैरह जब हम लोगों का खुलेगा कोचिंग क्लास तब हम लोग देखते रहेंगे। चलिए नंबर 4 में क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑब्लिक कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। इसको जरा आप समझिए, जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और अगर आप इसके किसी भी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहां k से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो जो नए डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू का k टाइम्स हो जाएगा। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में क्या सीखे थे कि स्केलर से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे मैट्रिक्स में तो उसके सारे एलिमेंट्स को करते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा आप समझिए, जैसे हम नया डिटरमिनेंट ले लिए कि r1 को सिर्फ k से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा बताइए, k a1 k b1 k c1 और फिर a2 b2 c2 और फिर a3 b3 c3, ये इसका वैल्यू। तो प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी k इंटू डेल्टा। मतलब अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो, जैसे हम यहां रो में किए हैं, या आप किसी एक कॉलम में भी किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू k टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, जैसे हम r1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या आएगा, आप देखिए आएगा a1 b2 c3 माइनस b3 c2, आप डिटरमिनेंट में भी लिख सकते थे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर माइनस b1, इसको और इसको छोड़ेंगे तो a2 c3 माइनस a3 c2 और प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2, ये हुआ इसका वैल्यू। अब प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जब आप किसी एक रो को k से मल्टीप्लाई कर दिए है ना तो वैल्यू k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको भी अगर हम लोग r1 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो k a1 है पहला एलिमेंट, तो यहां क्या हो जाएगा b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस k b1 और क्या हो जाएगा बच्चे a2 c3 माइनस a3 c2 और प्लस k c1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे a2 b3 माइनस a3 b2। अब आप इस पूरे डिटरमिनेंट में से अगर k कॉमन निकाल दें इन सब में से तो देखिए क्या बच जाएगा k कॉमन लेने के बाद, a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 और प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2। अब आप देखिए यही जो वैल्यू है ये क्या है, डेल्टा है। इसी वैल्यू को ना हम लोग डेल्टा नाम दिए हुए थे। अब इसी को किसी एक रो को हम लोग k से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तब उसका वैल्यू कितना आ गया, k टाइम्स डेल्टा। यही प्रॉपर्टीज ये कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए इसी को दूसरे वाले रो को भी अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दिए होते
और तब हम लोग अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू आता k डेल्टा इंटू के, यानी कि के स्क्वायर इंटू डेल्टा। सेम अगर हम तीसरे वाले को भी m से मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं, अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है डेल्टा, तो अगर एक रो को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू आएगी k टाइम्स डेल्टा, दूसरे वाले को भी कर देते तो के स्क्वायर इंटू डेल्टा, और तीसरे वाले को m से कर दिए तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी m के स्क्वायर इंटू डेल्टा। बात समझ में अब मेरे ख्याल से आपको आ रही होगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि डिटरमिनेंट में अगर आप किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स को करना होगा, ऐसा नहीं होगा। दो तीन चीजें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा और उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा डिटरमिनेंट में। पहली बात कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो कब कब हो सकती है। अभी तक जो आप सीखे उसमें आप क्या सीखे कि कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बिल्कुल, दो रो या दो कॉलम एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। दूसरी बात आप सोच के देखिए कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है, जैसे अगर C3 का तीनों एलिमेंट ये जीरो होता, तो तीनों एलिमेंट अगर जीरो होगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी के हम लोग एक्सपैंड कर देंगे तो जीरो मिल जाएगा। और तीसरा कि अगर जैसे हम मल्टीप्लाई किसी एक रो में कर रहे हैं तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन भी तो हम लोग ले सकते हैं किसी एक रो या कॉलम से। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, उसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो तक इतना सीखने के बाद हम लोग चार प्रॉपर्टीज देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम लोग आगे प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो पहले आप इसको देखिए ध्यान से। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी बी सी 0, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, ये आपको प्रूफ करना है। लेकिन कैसे प्रूफ करना है, तो विदाउट एक्सपैंडिंग, बिना एक्सपैंड किए हुए, मींस प्रॉपर्टीज यूज करके। तो आपको इतना बात तो कुछ बच्चे के दिमाग में भी आ गया होगा कि सर बताए हुए थे कि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो ये तो वही है, लेकिन हमको ये नहीं लिख सकते रीजन बोर्ड में। देखिए हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन जीरो प्रूफ करना है तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस c b c 0, और इसको हम ले लिए रिजल्ट नंबर 1। अब ये भी जानते हैं कि ट्रांसपोज से डिटरमिनेंट के वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पहला ही प्रॉपर्टी आज सीखे हैं कि ट्रांसपोज से डिटरमिनेंट के वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे तो डेल्टा को डेल्टा ट्रांसपोज लिखें या डेल्टा लिखें, बात तो बराबर ही है, क्योंकि डेल्टा के वैल्यू में तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0 माइनस a b, सेकेंड क्या हो जाएगा a 0 c, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना देंगे माइनस b माइनस c 0, ये हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं रिजल्ट नंबर 2। और आप अगर ध्यान से देखिए तो कॉमन निकालना, जैसे अभी हम लोग सीखे थे मल्टीप्लाई करने वाला लॉ, तो उसी से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू हमको ये दिया हुआ है कि k a1 k b1 k c1, और फिर यहां है a2 b2 c2, और यहां है a3 b3 c3। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि k और फिर यहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये जो अभी हम लोग
प्रॉपर्टीज देखे थे, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो उसमें हम लोग ये आसानी से लिख सकते थे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में इस चीज को हम लोग अभी सीखे थे, आसानी से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से कॉमन हम लोग निकाल लिए पहले वाले रो से के, तो ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखिए यहां से पहले वाले रो से हम कॉमन निकाल लेते हैं -1, फिर दूसरे वाले रो से भी हम कॉमन निकाल लेते हैं -1, और यहां से भी कॉमन निकाल लेते हैं -1। तो -1 यहां से, -1 यहां से और -1 यहां से, तो हो जाएगा -1 का क्यूब। समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स की तरह नहीं कि एक ही बार सारे एलिमेंट से कॉमन या मल्टीप्लाई करना है तो सबको करेंगे, ऐसा नहीं होता, ये मैंने पहले भी बताया आपको। हम क्या किए कि तीनों ही रो से -1 कॉमन ले लिए। जैसे यहां एक से लिए थे तो बस के बाहर आया था, पहले वाले से लिए तो एक -1 उसके लिए, दूसरे वाले से एक -1 उसके लिए, तीसरे वाले से एक -1 उसके लिए। तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0a -b। यहां से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो -a 0 -c, और फिर यहां से b c 0। तो ये क्या बच गया आपका, देखिए माइनस, और ये क्या है, तो डेल्टा तो है, रिजल्ट 1 देखिए ना, 0a -b -a 0 -c b c 0, तो ये माइनस डेल्टा और ये था आपका डेल्टा। तो क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, यानी माइनस डेल्टा इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हमने प्रूव कर दी बिना इसको एक्सपैंड किए हुए। कैसे प्रूव किए, तो ट्रांसपोज लेकर के, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। हाँ, अब यहां के बाद कुछ बच्चों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो डिटरमिनेंट को ऐड करना मैंने आपको नहीं सिखाया है, आप मैट्रिक्स को ऐड करना सीखे हुए हैं। डिटरमिनेंट को कैसे ऐड किया जाता है ये आपको नहीं बताया गया है। तो ऐसा आप नहीं करेंगे कि जैसे मैट्रिक्स को ऐड करते थे उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में डिटरमिनेंट को भी ऐड करने लगेंगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप गलत हो जाएंगे। क्योंकि अगर वैसा कुछ होता कि डिटरमिनेंट को ऐड कैसे करेंगे तो मैंने आपको बता दिया होता, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट को इक्वल भी मैट्रिक्स की तरह से नहीं करते। मैट्रिक्स में भी क्या करते थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल कर देते थे, लेकिन इसमें कहां करते थे, ठीक है ना। तो उस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो ये कॉमन लेने वाले कंसेप्ट पर जो हम लोग 4 नंबर से सीखे हैं, कुछ और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तब तक इसको आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रूव दैट ax by cz, पहला रो है, दूसरा रो x² y² z² और तीसरा है 1 1 1, और ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए एक आइडिया आपको पहले आना चाहिए दिमाग में कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करें। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ ax के जगह पे हमको a चाहिए, x² के जगह पे x चाहिए, 1 के जगह पे तो चले वो अदर चीज है, लेकिन यहाँ by के जगह पे b, y² के जगह पे y, cz के जगह पे c, z² के जगह पे z। तो ये अगर तीसरे रो को छोड़ दिया जाए तो इतना समझ में आ रहा है कि इसमें से x कॉमन लेने पर ये दोनों हमारे मैच कर जाएंगे, इन दोनों में से y कॉमन लेने पर ये मैच कर जाएंगे और z कॉमन लेने पर ये मैच कर जाएंगे। इतना तो सबके दिमाग में आ ही रहा होगा। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट लेना बहुत जरूरी है। स्टार्ट अगर आपको समझ में आ गया और आपका अगर अटेम्प्ट सही हो तो फिर क्वेश्चंस में आगे भी आपको कुछ दिखने लगेगा। तो हम लोग LHS लेकर के चलते हैं, या इसी को मान लेते हैं, हाँ LHS ही लेकर के चलते हैं। तो LHS क्या है हमारा, ax by cz, x² y² z² 1 1 1, ये देखिए। तो हमको कॉमन लेना होगा यहां। तो जिस तरह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी तरह से हम यहां कॉमन भी ले सकते थे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स में सीखे थे कि आप अगर चाहें तो मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को
अपने मन से किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या सीखे थे हम लोग कि मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को अगर हम चाहें तो अपने मन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना था कि वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट में ऐसा आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिटरमिनेंट में आप अपने मन से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको डिवाइड भी करना होगा, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ सकते। तो बीच बीच में तो छोटा छोटा कंसेप्ट आ रहा है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। अपने मन से डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो फिर आप उसी नंबर से डिवाइड भी करें, तब आप कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो जो जो कंसेप्ट है इसमें और डिटरमिनेंट्स के इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, सीखने का तरीका बस यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको टीचर प्रैक्टिस कराए। तो मैं भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा और आप घर पे उसका करीब करीब 5 to 10 टाइम्स ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके पकड़ में आएगा डिटरमिनेंट। इस तरह का क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज बेस्ड, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा नहीं कि आपको ही लगेगा पहली बार, सबके साथ होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन भी आपको नहीं लेना है, सीखना है। मैं भी यहाँ पर मैट्रिक्स की अपेक्षा में इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, क्योंकि ये सीखने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको करते हैं। तो हमको कॉमन लेना है C1 से, C2 से, C3 से। तो हम लोग लिखते हैं टेकिंग आउट कॉमन X यहां से Y एंड Z फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली वी गेट। हम लोग क्या किए कि कॉमन ले लिए, यहां से x C1 से, यहां से y, यहां से z, तो बाहर आ जाएगा x y z, कॉमन आ गया। इसमें क्या बचेगा x कॉमन लेने के बाद a x, 1 से x कॉमन आएगा तो 1/x, यहां से y कॉमन लिए तो क्या बचेगा b y 1/y, और यहां से z अगर हम लोग कॉमन लिए तो c z 1/z। ठीक है ना? अब आप देखिए तो आपको बस क्या चाहिए, तो ये दोनों रो तो इतने ही आपको प्रूफ करने हैं, बस यहां अलग है। तो अभी आप ये तो जरूर सीखे हैं कि आप चाहें तो किसी जो नंबर बाहर है डिटरमिनेंट के, आप उस नंबर से किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक्स वाई जेड से तीसरे रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये आ गया ए बी सी एक्स वाई जेड, और यहां मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा एक्स वाई जेड बाई एक्स। तीनों को ना R3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग उस नंबर से जो हम लोग कॉमन निकाले थे, तो एक्स वाई जेड बाई वाई और एक्स वाई जेड अपॉन जेड। तो यहां से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y कैंसिल, यहाँ z कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये ax y z b y z x और c z x y RHS। अटेम्प्ट अगर सही हो तो फिर आप यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज को यूज करके। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी से यहीं से स्टार्ट करेंगे और एक दो प्रॉपर्टीज बचा हुआ है आपको डिटरमिनेंट का, और क्वेश्चंस तो बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा तभी आप इसको सीख पाएंगे। तब तक आप इतना देखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग करेंगे।